वेलकम वंस अगेन टू सीबीएसई डी पॉइंट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1। और आप सभी को पता है कि ये अपने आप में ज्योग्राफी की स्टार्टिंग है। आप क्लास 10th में आ चुके हैं, थोड़े से फेमिलियर है आप। जैसे चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, आप फेमिलियर क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज की बात करें या टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो एक अच्छे खासे टाइम से हम इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 7th में, 8th में, हर जगह हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ जरूर है। ऐसा तो है नहीं कि ये टॉपिक हमारे लिए फेमिलियर नहीं है। तो अब सवाल ये है कि सबसे पहले जब आप किसी चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो आपके सामने नाम आता है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज की मीनिंग क्या है, रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो देखिए, रिसोर्सेज को डिफाइन करना बड़ा ही सिंपल है। आपके एनसीईआरटी की पहली लाइन में दे दिया है। क्यों दिया है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स and provide it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। कोई भी चीज जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और हमारी नीड्स को, जरूरतों को सेटिस्फाई कर सकती है, एज वेल एज टेक्नोलॉजी के थ्रू एसेसिबल है, उस पे आप टेक्निकल पहुंच है, उसके लिए बहुत ज्यादा मैनुअल या हार्डवर्क नहीं करना है। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब आम जनता या नॉर्मल पीपल या पीपल कैन अफोर्ड दैट। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब यही हो गया कि उसकी अफोर्डेबिलिटी है। क्योंकि अगर अफोर्डेबिलिटी और एसेसिबिलिटी नहीं है तो फिर किसी भी रिसोर्स के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, और भाई लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया हो, उसका यूज वेरीफाइड हो, तो आप उसे क्या कह सकते हैं? उस टर्म को हम कहते हैं रिसोर्स। तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्स हैं जो इन क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो एक ह्यूमन बींग्स ही टेक्नोलॉजी इनोवेट करता है, ह्यूमन बींग्स ही इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, और ह्यूमन बींग्स ही एक फिजिकल इन्वायरमेंट नेचर में क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाउस होल्ड से लेके मकान, रोड, गाड़ियां, ये क्या है? एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो ह्यूमन बींग ने क्रिएट किया है नेचर में हुए रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके। तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस पूरी चीज को देखें तो आप पाएंगे क्या कि एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट। किसी एक चीज के बिना दूसरी चीज अधूरी है। अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है तो भी आप रिसोर्सेज का बेहतर यूज नहीं कर सकते। अगर वो अफोर्डेबल नहीं है तो फिर वो रिसोर्स मार्केट में या कहीं पे भी अच्छा रिसोर्स माना ही नहीं जाता है। कोई भी चीज की अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है। अब रिसोर्सेज को नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिसोर्सेज को आप कितने बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या जानना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। बेसिकली हम ऐसा मानते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। रियलिटी में रिसोर्सेज फ्री नहीं है। एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स ही एक नॉर्मल रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। तो फ्री कहाँ हुए? ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने में अच्छे खासे आपके एक्सपेंसेस आते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, उसकी हेल्थ, एजुकेशन, शार्प माइंड, कल्चरली एक्सेप्टेड, ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में लगती हैं। तो लगभग में नेचर का गिफ्ट फ्री कुछ नहीं होता। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, सब चीज की अलग वे में एक कॉस्ट है। रिसोर्सेज आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। तो क्योंकि रिसोर्सेज ह्यूमन बींग्स के थ्रू यूटिलाइज किए जाते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू द रिसोर्सेज, क्योंकि हम ही को यूज करना है। क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए, पहले तो ओरिजिन पे कि वो कहाँ पाया गया है उसके बिहाफ पे बायोटिक और अबायोटिक होंगे। अब बायोटिक और अबायोटिक बायोलॉजी में और साइंस के कई टर्म में आपने पढ़ा है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग टर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस एग्जॉस्टिबिलिटी कि मतलब खत्म होने, कुछ खत्म हो जाते हैं। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल कुछ है कि जिनको एक बार यूज कर लिया तो दोबारा आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम हो गया। वहीं इनएग्जॉस्टेबल रिन्यूएबल में जैसे है, जैसे वाटर को आप रिन्यू कर सकते हो, अदर चीजें हैं जिसको आप दोबारा रिसाइकिल कर लो। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, क्या वो किसी इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी है या कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है या नेशनल या इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, ये है तो ओनरशिप के बिहाफ पे हो गया। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल है लेकिन डेवलप्ड नहीं है।
डेवलप्ड स्टॉक ऑलरेडी है, यूज में हो रहा है, और कुछ को रिजर्व रखा गया। जैसे क्या है कि कई सारे कंट्रीज के पास रिजर्व्स हैं, बट अब इसको फुल्ली एक्सप्लॉइट वो नहीं करते हैं। कुछ का पोटेंशियल है, जैसे कि सोलार एनर्जी का, हाइड्रोसिटी एनर्जी का, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, या विंड एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो पोटेंशियल है, बट उसको भी फुली स्केल नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजें आपके लिए मैटर हो जाएंगी। तो आपको क्या पता चल गया कि चार कौन से हैं, ये याद रखिएगा, यहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे कि क्लासिफाई द रिसोर्सेस। तो आप कहेंगे कि देर आर फोर वे वी कैन क्लासिफाई द रिसोर्सेज, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ वर्जिन, बायोटिक और अबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग। एग्जॉस्टिबिलिटी, कि उनको दोबारा रिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। थर्ड, ओनरशिप में क्या है, कोई एक प्राइवेट पर्सन, किसी का इंडिविजुअल है, कम्युनिटी का है, सरकार का है, इंटरनेशनल है, या नेशनल रिसोर्स है। कई सारे रिसोर्सेस इंटरनेशनल होते हैं, उसमें कोई भी कंट्री जाके उस रिसोर्स का यूज कर सकती है। जैसे ओशन वगैरह की बात की जाए। रिसोर्सेज की बात करें तो पहले नेचुरल रिसोर्सेज में बात करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज एक पाई चार्ट से आप पूरा अच्छे से समझ जाएंगे, स्टेबल से। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ये आपको पता है, एक को आप दोबारा रिसाइकिल करें। रिन्यूएबल में कंटिन्यूअस, जैसे विंड, वाटर, सोलार एनर्जी रिन्यूएबल है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो मतलब परमानेंट है। वहीं बायोलॉजिकल की बात करें तो नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ भी रिन्यूएबल है। अगर लाइफ साइकिल चलती रहेगी कंटिन्यू, फॉरेस्ट को रीग्रो किया जा सकता है। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का अपना इकोसिस्टम है, उसमें एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जिनको नेचर ने रिप्रोडक्शन की क्वालिटी दी हुई है, वो आपके किस में आ जाएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाएंगे। आपने शायद ये वाला पार्ट नहीं कभी सोचा होगा, यहीं तक रह गए होंगे। बट बायोलॉजिकली अगर आप बात करेंगे तो नेचुरल वेजिटेशन, जैसे फॉरेस्ट रीग्रो होता है, एनिमल हो या प्लांट्स हो, सबके पास रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल में, तो दो तरह के हैं। जैसे मेटल्स है, तो मेटल्स को हम रिसाइकल करते हैं, लेकिन ये एग्जॉस्टेबल है, एक बार यूज हो गए। अब आप उसको रिसाइकल जितनी बार करेंगे, कुछ पार्ट तो वेस्ट होगा। तो यही हो सकता है कि जो चीज 10 साल चलनी थी, आप उसको एक्सटेंड करके 50 ईयर लेके जाओ, लेकिन फिर 50 साल के बाद वो एग्जॉस्ट हो ही जाना है। तो याद रखिएगा कि नॉन रिन्यूएबल में भी रिसाइक्लेबल मेटल और नॉन रिसाइक्लेबल, और फॉसिल फ्यूल्स में कोल, पेट्रोलियम की बात करें तो एक बार ये इंजन के अंदर बर्न हो गए तो बर्न हो गए, उसके बाद इनको आप दोबारा उस तरह की फेज में ला नहीं सकते हैं। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ह्यूमंस की बात करें, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब एक क्या है, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है कि प्रॉपर एजुकेशन लेके आए हैं, ठीक है, प्रॉपर एक सेटअप के साथ आए हैं, तो वो स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन हो गया। और वहीं अगर आप बात करेंगे इसके बारे में, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो एक होता है कि एक पर्सन के अंदर इतनी क्वालिटी और टैलेंटेड है कि वो क्या कर सकता है। जैसे कि समझो, एक इंजीनियर जो एक पूरा मैप इंटीरियर डिजाइन का बना के दे दिया कि ये बिल्डिंग वगैरह बनेगी, और एक वर्कर जहाँ पे 200 वर्कर काम करेंगे, 200 वर्कर जो 400 वर्कर है, वो आपकी क्वांटिटी दिखा रहे हैं। लेकिन वो जो एक इंजीनियर, 2 इंजीनियर है, जिसने पूरा मैप और बेसलाइन ड्राफ्ट बना के दे दिया, वो क्या हो गया, वो हो गया क्वालिटी। तो डिपेंड करता है कि आपका ह्यूमन रिसोर्स, जैसे इंडिया में क्वालिटी है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है। जैसे कि आपने देखा, इसराइल से लेके हर जगह तक हमारे इंडिया से लेबर भेजे जाते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट करती है लेबर भेजने का। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर लेबर भेजने जाने का मतलब क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर इंडिया के लेबर काम कर रहे हैं और कितने स्किल्ड हैं ये मैटर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह की क्वालिटी की बात नहीं होगी, क्वांटिटी की बात होगी। तो ये मैटर हो गया। ये जो फ्लो चार्ट है, ये आपके मैक्सिमम सवालों के जवाब दे देगा यहाँ पे। इसको अच्छे से माइंड में बैठा लें, एक माइंड मैपिंग कर लें, और कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर दें। आगे आते हैं और समझते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एज रिसोर्स। रिसोर्सेस के मामले में डेवलपमेंट से क्या लेना देना है, ये मैटर जरूर करता है। समझते हैं इस बात को। रिसोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, आप भी मानते हैं। जिससे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनमें से अगर एक भी इधर उधर हो गया तो हमारी लाइफ के बैलेंस में थोड़े बहुत इश्यूज आ जाते हैं। अगर आप बात करें, इट वाज बिलीव कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट इन द नेचर एज अ रिजल्ट। जैसा कि पहले लोग कहते हैं कि भगवान की देन है, और भगवान ने जो कुछ दिया है उसको तुम लूट के यूज करो। हुआ क्या कि हालात ये हो गई
कि लोगों ने ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया। इसके मैं एग्जांपल्स आपको समझा देता हूँ। पहले महात्मा गांधी जी ने बहुत सही कहा है कि नेचर हैज गिवन एनीथिंग फॉर आवर नीड नॉट फॉर द ग्रीड, बट इंसान का लालची होना बड़ी कॉमन बात है। और यहाँ पे ये क्या हो गया, पावरफुल लोगों ने, जिसमें से आप यूरोपियंस का एग्जांपल ले लें तो यूरोपियंस ने अपनी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सुपरियोरिटी दिखा के लगभग में अफ्रीका से लेके एशिया में क्या किया, रिसोर्सेस का ही दोहन किया। उन्होंने कुछ किया नहीं है। व्हाट दे डिड, रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट किया। accumulation of resources in few hand which in turn divided in the society। जब रिसोर्सेस की कमांड किन्हीं कुछ हाथों में आती है तो बनते हैं रिच एंड पुअर, और वही हाल पूरे वर्ल्ड में आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, indiscriminate exploitation of resources has led to the global, इन सब का मतलब अलग चीज है। इससे ग्लोबल क्राइसिस भी आ गए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, आप कह सकते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ऐसी हजारों समस्याएं हैं जो हमारे सराउंडिंग में घूम रही हैं, और उसका एक ही रीजन है कि ये ग्रीड होना और कुछ लोगों के हाथ में होना। और ऐसा नहीं है कि इससे सच्चाई बदल गई, हाल ये है कि ये आज भी कुछ ही लोगों के हाथ में है, और वही लोग हमें दिखाने के लिए सबमिट करते हैं, इकट्ठा होते हैं, बड़े बड़े फैसले लेते हैं, और फैसले थोपे अपने आप पे नहीं जाते, थोपे फिर से वही आम जनता पे जाते हैं जिसके हाथ में जरूरत भर का रिसोर्स हाथ में आता है। तो हालांकि ऐसी चीजें चलती रहती है, और उन्हीं सब ढकोसलेबाजी में एक मेरा ऐसा मानना है कि सबमिट से कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। इसकी रिपोर्ट हालांकि क्लास में तो नहीं दिखानी है, लेकिन आपको बताई जा सकती है। फिलहाल आप पढ़ लीजिए कि ये क्या था। एक सिचुएशन आई कि हालात 1990s तक खराब हो चुकी थी, ओजोन लेयर से लेके कुछ भी बचा नहीं था, क्योंकि जीना तो इनको भी इसी पे, और इनकी भी फ्यूचर जनरेशन इसी पे आएगी। कुछ बुद्धिजीवी लोग जो मतलब कहते हैं नॉर्मल बैकग्राउंड से थे, ये भी वहां तक पहुंचे, तो इन्होंने भाई रखी कि हमारी जनरेशन का क्या होगा। जब आम जनता की अप्रोच बढ़ी, और वहां पे क्या पता चला, वहां पे आते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम का एक वर्ड आया। सस्टेनेबल वर्ड आजकल इतना कॉमन है कि हर जगह आपको सस्टेनेबल सुनने को मिल जाता है। लेकिन बड़ी समस्या ये होती है कि कई बार बच्चे ये समझ नहीं पाते कि ये सस्टेनेबल क्या है। वैसे सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत विकास, सरकार के एजेंडाज में है। दुनिया की जितने भी देश हैं उनके एजेंडाज में आपको सस्टेनेबल या सतत विकास मिल जाएगा। तो आप कहोगे सस्टेनेबल क्या है, तो आप एक जनरल एग्जाम्पल से समझने की इसको कोशिश कीजिए कि एक होता है कि आज मिला है, दबा के खा लो, पता नहीं मिले या ना मिले, बड़े दिन से कुछ अच्छा खाने को मिला, वो हो गई। या किसी को अचानक बहुत ज्यादा पैसे दिख जाए तो वो लालची भी हो जाता है और सोचता है कि कितना ग्रैब कर ले, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। या आपके पास अचानक 2 करोड़ रुपए आ जाए तो आप पागलों की तरह जाके उसको कहीं एक ही जगह घर खरीदने में इन्वेस्ट कर दें। एक आपका हुआ कि आप उससे कोई रोजगार करें, उसको इनकम का सोर्स बनाएं, और आप सोचें कि इसको ऐसे स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए कि ये फ्यूचर में मुझे और इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकूं, और आने वाली जनरेशन के लिए भी ये अच्छा होगा। जब आपकी ऐसी प्लानिंग होती है तो इसे कहा जाता है एक सस्टेनेबल प्लानिंग। वैसे ही रिसोर्सेज को यूज कीजिए, बट यूज करने के साथ साथ उसके अल्टरनेटिव्स निकालिए। कोशिश कीजिए जो नेचुरल रिसोर्सेज नॉन एग्जॉस्टेबल है उनको ज्यादा यूज किया जाए, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पे ध्यान दिया जाए। बायोलॉजिकल में वही फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, उसके कंजर्वेशन एक्ट बनाए गए बहुत सारे। फिर जो सोलर पैनल से लेके विंड एनर्जी पे बहुत ज्यादा वर्कआउट भी किया जा रहा है। अभी भी डिसेंट सिनेरियो में आप देखते हैं इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अडानी लगाने वाले हैं गुजरात में। तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ कोशिश की गई कि कितने अल्टरनेटिव से हम चीजों को रिन्यूएबल करें जो हमारे मेटालिक्स हैं, और कितना ज्यादा ये जो जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं उनको रिप्लेस किया जाए किसी अदर फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज से। तो ये सारी बातें जब की जाती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात दर्शाती है कि ये रिसोर्सेज जो हैं ये लॉन्ग टर्म चलेंगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, तो ओवर पॉल्यूशन नहीं होगा, तो जो ग्लोबल वार्मिंग से लेके ये सारी समस्याएं ओजोन लेयर वाली हैं ये थोड़ी कम हो जाएंगी। और ये थोड़ी कम हो जाएंगी तो लाइफ थोड़ी सस्टेन होके आगे बढ़ेगी। इसी को मौसी मोटा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। सिंपल और आसान शब्दों में रिसोर्सेज का एक वेल प्लान्ड तरीके से यूज करना, जिसमें
उसका यूज बढ़ाया जा सके, उसकी लाइफ साइकिल बढ़ाया जा सके, उसको रिसाइकल किया जा सके, एग्जॉस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कम किया जा सके, इन्वायरमेंट का ध्यान दिया जा सके। इन सारी प्लानिंग को जब आप कंसिस्ट करते हैं तो इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात समझ में आ गई? सिंपल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रियो डी जेनेरिया से, यहाँ से आपका क्या होता है कि एक तो कभी कभी वो जो पैराग्राफ बेस्ड स्टोरी बेस्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें भी ये आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो वो अनसीन पैसेज की तरह होते हैं, लेकिन कभी कभी बुक से भी पूछ देते हैं। बुक से पूछ दे, आपका पढ़ा हुआ है तो ज्यादा सवाल है। तो चले हम रियो डी जेनेरिया समिट 1992 की बात करते हैं। मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन द रियो डी जेनेरिया, ब्राजील में है, वहाँ की कैपिटल तो नहीं है, वहाँ की कैपिटल तो ब्राजील है, बट यहाँ पे ओलंपिक्स भी हुए थे। बहुत ही प्रमुख शहर है रियो डी जेनेरिया ब्राजील का। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई है 1992 में। Summit was convened for addressing urgent problem of environmental protection, social economic development. At the Global Assembly leader signed Declaration of Global Climate Change and Biological Diversity. फिर से समझिए, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के बारे में बात की गई, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर जगह की अलग होती है। सिंपल सी बात है, हर तरह के फॉरेस्ट और एनिमल हर जगह नहीं पाए जाते। The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 21, जिसमें 21 सेंचुरी में, जो कि अभी चली रही है, उसके बारे में देखा जाएगा कि एजेंडा 21 में तो किस तरह से हम 21st सेंचुरी को एक अच्छा खासा बैलेंस करके चल सकते हैं, अच्छी चीजों को अडॉप्ट करके। हुआ क्या? द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, जिसे यूएनसीईडी कहते हैं। तो कभी भी नेक्स्ट टाइम जब आप यूएनसीईडी का नाम सुनिएगा तो यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, सी का मतलब कॉन्फ्रेंस, ई फॉर इन्वायरमेंट और डी फॉर डेवलपमेंट, जो रियो डी जेनेरिया ब्राजील में हुआ। इसका एम क्या था? इसका एजेंडा था कि इन्वायरमेंटल डैमेज, पुअर्टी, डिसीजेस थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल नीड और रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको क्या किया जाएगा? इसको किया जाएगा सॉल्व। और इसमें फाइनल क्या निकला कि जितनी इसमें ये डिसाइड किया कि वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव इसमें ये था कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा। कि अब सीधी बात है, इंटरनेशनल से लोकल कैसे मैच करेगा यार? इंडिया के एक गांव की एजेंडा का इंटरनेशनल एजेंडा से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं निकला। तो ये किया गया कि जो, याद रखिएगा कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपना एजेंडा ड्रॉ करे, कि वो एनी हाउ उनका एजेंडा जैसा भी हो, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के होना चाहिए। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से लेके लैंड डिग्रेडेशन लिस्ट से लेके जितनी भी इश्यूज हैं, इन इश्यूज को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी जिस तरह के एजेंडाज में हो, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी गिने चुने पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये हर सरकार को अपने देश में इम्प्लीमेंट करना है, और हर एक सरकार का रूल अलग होगा। इंटरनेशनल मामलों में कॉमनिटी लाई जा सकती है, तो इंटरनेशनल मामलों में वो कॉमन चीजें देखेंगे। ठीक है, एजेंडा 21 तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट में प्लीज मेंशन करें। आई थिंक चीजें आपके लिए काफी आसान शब्दों में यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। रिसोर्सेस प्लानिंग क्या होती है? अब सवाल ये है कि व्हाट इज द रिसोर्सेस प्लानिंग? प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजीज फॉर judicious use of resources, and it has importance in a country like India, which has enormous diversity, the availability of resources. अब समझिए, there are regions which are rich. अब समझिए क्या है प्लानिंग, क्यों जरूरी है, रिसोर्स प्लानिंग जरूरी क्यों है? एक सवाल बहुत बड़ा उठता है, रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों है? देखिए, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। अगर आप बात करें ईस्टर्न कोस्ट पे, तो आप वेस्ट बंगाल से लेके झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये क्या है? मिनरल्स रिसोर्सेस रिच है, यहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पे भी रिसोर्सेज हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान के पास वाटर का इशू है, लेकिन सोलार की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। पंजाब हरियाणा के पास और पूरे नॉर्दर्न बेल्ट के पास एग्रीकल्चर का अच्छा खासा ऑप्शन है, और प्लेन एरिया है तो डेंसली पॉपुलेटेड भी है। ये सारे इनके जियोग्राफिकल रीजन के रीजन से आता है। ठीक है, पता क्या चला?
कि कहीं रिसोर्स अच्छा ये सारे बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है राज। रिसोर्सेज़ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न कोस्ट जहाँ पे आप गुजरात से लेके महाराष्ट्र की बात करते हैं, कर्नाटका की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन राज्यों में रिसोर्स नहीं है, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में इनकी डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा अनइवन है और जो यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं या जो यहाँ पे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उन सभी का यूज़ होल कंट्री में वहीं लद्दाख की अगर आप बात करेंगे, तो लद्दाख ऐसे लगता है कि स्ट्रीम से पूरा कट गया है। कोल्ड डेज़र्ट का एरिया पूरा स्ट्रीम से कटा हुआ है। ये सारे कई रीज़न हैं, जिसके रीज़न से हमें रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से प्लान करना है, ताकि उसको हम नेशनल लेवल पे लाके यूज़ करें और सबको एक लिमिटेड अमाउंट में जो भी जिसकी ज़रूरत हो, उसको वो रिसोर्स मिले और चीज़ें बेहतर तरीके से चलें। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट कोई भी नहीं होता है। ठीक है? तो वही जो मैंने अभी आपको वहाँ लिख के दिखाया, वही सारी चीज़ें अब आपके इस पैराग्राफ में आपको लिखी हुई मिल जाएँगी। एग्ज़ाम्पल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रिच इन मिनरल्स, अरुणाचल प्रदेश अबंडेंस इन वाटर बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राजस्थान वेरी वेल endowed इन द सोलार एंड विंड एनर्जी बट वाटर का इश्यू है, कोल्ड डेज़र्ट लद्दाख पूरा आइसोलेटेड है। ठीक है? लेकिन कल्चरली और हेरिटेजली बहुत ज़्यादा रिच है, इंफ्रास्ट्रक्चर और वाइटल मिनरल्स भी थोड़े बहुत हैं। दिस इज कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। इसीलिए स्टेट नेशनल सभी लेवल पे हमें एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करना जरूरी है, क्योंकि इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से तो फिर कोई भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। इनको इंटर रिलेट करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स में ट्रांसफर करें या एक्सचेंज में रखें, या जहाँ का जो पोटेंशियल है उसको कैसे डेवलप करें कि वहाँ के लिए क्या हो, एक मेन रिसोर्स की तरह बन जाए और लोगों की लाइफ आसान हो जाए। और ये काम रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग का काम किसका होता है? सरकारों का होता है, जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, रिसोर्स प्लानिंग क्या है या क्यों ज़रूरी है, ये बात आपको समझ में आ गई। Why the resource planning is important that you understand there. Why? Because there is an uneven distribution. तो अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा आ गया कि why resource planning is so important, तो आप उसको सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हो कि रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके बारे में कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। समझते हैं इसमें क्या है। रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आसान काम नहीं है, क्योंकि आपने देखा देश के एक कोने में ये वाला मिनरल्स और रिसोर्स है, दूसरे कोने में कुछ है और दोनों के बीच में ईस्ट और वेस्ट की दूरी है। कैसे इसको एक्मुलेट किया जाए, इट्स इजी टास्क। इसीलिए इसमें पहले हमारा काम क्या है, आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन। पहले तो पूरे कंट्री में आपको पहचाना कि कौन से एरिया में कौन सा रिसोर्सेज रिच है। पहले तो पता होना चाहिए कि किस तरह का रिसोर्स है, क्या इसमें मिलता है, क्या खास बात है। इसके लिए हमें सर्वे करनी पड़ेगी, मैपिंग करनी पड़ेगी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट करने पड़ेंगे। क्वालिटेटिव कि रिसोर्स की क्वालिटी का, जैसे कोयले में 4 तरह की होती है, जिसमें एंथ्रासाइट टॉप क्लास का होता है, फिर बिटमस होता है, फिर पीट कोयला सबसे खराब क्वालिटी का होता है। पहले तो कोल है, फिर कोल में किस तरह की क्वालिटी है, और फिर कितनी ज्यादा क्वांटिटी है उसकी। ठीक है, क्या वो ना इंटरनेशनल मार्केट के लिए है या लोकल मार्केट के लिए यूज किया जाएगा। दूसरा पता चल गया, फिर क्या करेंगे, अंडरस्टूड है। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इनरोड विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। उसको एक्सरेट करने के लिए कितना क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या वो हमारे पास है, नहीं है तो उसको डेवलप करेंगे। स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन करने पड़ेंगे। इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स कि भाई कोल इंडिया कोल निकालेगी, बेल है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। तो इन कंपनी क्या है, ये कंपनीज अपने आप पे इंस्टीट्यूशन, इनके पास वो टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू उस रिसोर्स को रिकॉग्नाइज करके उसको वहां से निकाल के एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, ताकि कंज्यूमर के पास, आम जनता के पास, जो भी उपभोक्ता है उनके पास पहुंच पाए। फिर क्या है, थर्ड, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल। अब ऐसा नहीं है कि जो रिसोर्स है जहां पे पाया गया उसी पर्टिकुलर एक स्टेट में हमने उसका प्लान बना दिया, नहीं। रिसोर्सेज लगभग में देश की जनता के हैं,
फिर वो किसी भी राज्य में पाए जाएँ, तो कोशिश किया जाए कि ओवरऑल इसको नेशनल लेवल पे लेके आना पड़ेगा। अगर ये नेशनल लेवल पे नहीं आया तो फिर सारी प्लानिंग बेकार है, क्योंकि हम एक देश हैं, ठीक है? और ये किसी भी देश पे इम्प्लीमेंट होता है। तो तीसरा और लास्ट इम्पोर्टेंट है कि इनकी पॉलिसीज़ और मैनेजमेंट ऐसा हो कि इसको देश के लेवल पे लाया जा सके। जहाँ पे गिने-चुने 7-8 राज्यों में कोल पाया जाता है, लेकिन इंडिया में थर्मल पावर प्लांट से 60% बिजली आती है। अगर ये 7-8 राज्य बोल दें कि हमारा ये कोल या बिजली हम ही यूज़ करेंगे, तो फिर तो इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ का क्या होगा? सवाल है ना? बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया हैज़ मेड concentrated efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan. 1951 से हमारे यहाँ 5 ईयर प्लानिंग शुरू की जाती है देश की आजादी के बाद, और तब से हमने कोशिश की है, क्योंकि एक छोटा काम नहीं है। टेक टाइम्स, अलग अलग पॉलिसीज बनानी पड़ती है, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आती है। स्किल होना या किसी चीज में मास्टर होना और देश के लेवल पे संभालना आसान काम नहीं है, तो हमने किया है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट mere availability of resources is absence of corresponding change in technology and institution may hinder the development. इसका पूरा मतलब समझिए। प्लानिंग तो कर रहे हैं, किसी भी जगह की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? रिसोर्सेज का अवेलेबल होना। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्स होने से ही आप रिच या डेवलप नहीं होते। अफ्रीका में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, बट दे आर नॉट दैट मच रिच एंड डेवलप, क्योंकि इस रिसोर्स को यूज करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, बेटर यूज करने के लिए एक वेल प्लान्ड प्लानिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन का सेटअप और उसमें एक अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। अदरवाइज आपकी डेवलपमेंट में हिंड्रेंस आ सकती है। उसका एग्जांपल मैंने ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया दिखाया कि कैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में अच्छे खासे मिनरल होने के बाद भी अदर स्टेट से वो काफी लेस में है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल की सप्लाई बन के रह गए हैं। और रॉ मटेरियल के सप्लायर बन के आप रूल नहीं कर सकते, आप ग्रोथ नहीं कर सकते जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं आती, ठीक है? देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज, बट दे आर इंक्लूडेड इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। नाम लेने की जरूरत नहीं, मैंने अभी बता ही दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर सम रीजन जिनके पास रिसोर्सेज है ही नहीं, जैसे जापान भी नेचुरल रिसोर्सेज में अच्छा नहीं है, लेकिन वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री में आता बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। ओके, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को परचेज कर लेगा। कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड? नाम बता दिया आपको, तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया। ध्यान से देखें, उसका मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही आपको बता दिया था कि हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन देखिए, ब्रिटिश से लेके फ्रेंच, स्पेनिश या सीधे बोलिए यूरोपियन, अमेरिका तो तब एग्जिस्ट भी नहीं करता था उस तरह से। तो यूरोपियंस जहां जहां गए, ये टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर थे, और पूरा जो 200 साल नॉट ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो 200-300 साल तक का कॉलोनियल पीरियड रन किया गया, वो कॉलोनियल पीरियड टेक्नोलॉजी एडवांस होने के रीजन से रन किया गया, क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई थी। तो उस टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, जो नेचुरल रिसोर्सेज एशिया और अफ्रीका, अमेरिका कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अवेलेबल थे। तो ये वहां गए और उन पे काम किया। Were the main attraction of the foreign invader. It was primarily the higher level of technology development of the colonization country that helped them to exploit resources after region established their supremacy. तो जिस एरिया में वो अपनी सुपरमेसी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की, एट द एंड ऑफ द डे उनका उन्होंने रिसोर्स ही यूज किया। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technology development and institution. तो किसी भी रिसोर्स से आपकी डेवलपमेंट तभी हो सकती है उसके रिलेटेड टेक्नोलॉजी आपके पास हो। सिंपल सी लैंग्वेज में इतना ही एक सेंटेंस है। एग्जांपल्स बहुत सारे थे। इंडिया हैज एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। और ये इंडिया के लोगों को ना पता चले, हमें आपको ना पता चले इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के बाद, तो कैसे पता चलेगी कि कितने फेज में हमने ये सारी दिक्कतें की, फेस की। Therefore, in India, development in general and resource development particular does not only involve availability of resource, but also टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। तो इंडिया के पास रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए हमने रिसोर्स में डेवलपमेंट के साथ साथ हमने अपनी टेक्नोलॉजी भी बढ़ाई। हमारे ह्यूमन रिसोर्स अच्छे नहीं थे, हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को बेटर किया,
और अपनी हिस्ट्री से भी काफ़ी कुछ सीखना है। इसलिए हम रिसोर्स प्लानिंग हमारी पहले से बेहतर है। तो ये था आज तक का टॉपिक। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से हम इसको पढ़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ और प्लानिंग्स रहेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे लैंड एंड सॉइल एज अ रिसोर्सेज। ओके, क्या पढ़ेंगे? लैंड एंड सॉइल एज अ रिसोर्स हम पढ़ेंगे और उसी के साथ थोड़ा सा मैप वर्क करेंगे और उस फिर हमारा चैप्टर फिनिश माना जाएगा। तो आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया हो। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपका काम है। मेरा काम है ईमानदारी से पढ़ाना। मिलते हैं आपसे किसी और लेक्चर में इसी तरह के वीडियोस के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।